टारगेट प्रैक्टिस के लिए चीन अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर का इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिकी सांसदों ने ताइवान का गुप्त दौरा किया और एक चीनी आर्थिक पतन से वैश्विक अर्थव्यवस्था को खतरा है। और इस सप्ताह की चाइना न्यूज हेडलाइन। चाइना अनसेंसर्ड में आपका स्वागत है। मैं क्रिस चैपल हूं। इस हफ्ते की चीन की खबरें सुर्खियों में हैं। बड़ी खबर जिससे चीन नाराज होना तय है। अमेरिकी सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल ताइवान में एक औचक यात्रा पर उतरा है, जो कथित तौर पर द्वीप पर वाशिंगटन के वास्तविक दूतावास द्वारा आयोजित एक यात्रा है। यह ताइवान की उच्च स्तरीय आधिकारिक मान्यता है जिससे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी नफरत करती है, क्योंकि पार्टी ने ताइवान को यदि आवश्यक हो बलपूर्वक लेने की कसम खाई है, जिसे पार्टी मातृभूमि का पुनर्मिलन कहना पसंद करती है। एक संप्रभु देश के क्रूर आक्रमण के लिए बस एक बुरा रिंग है। ताइवान का दौरा करने वाले अमेरिकी सांसदों की पहचान आधिकारिक तौर पर जारी नहीं की गई है, लेकिन इस रिकॉर्डिंग के अनुसार पत्रकारों ने 6 में से 5 की पहचान कर ली है। राष्ट्रपति कार्यालय और ताइवान के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय का दौरा करने के बाद अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने दुनिया के सबसे बड़े सेमीकंडक्टर निर्माता TSMC का भी दौरा किया। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल गुरुवार रात ताइवान से रवाना हुआ। मुझे उम्मीद है कि उन्हें कम से कम ताइपे के रात के बाजारों में से एक का दौरा करने और एक छड़ी पर एक बड़ा स्क्विड खाने का मौका मिला। मुझे ताइवान की याद आती है। यह वास्तव में इस वर्ष ताइवान का दौरा करने वाले अमेरिकी सांसदों का दूसरा समूह था। जून में वापस 3 अमेरिकी सीनेटरों ने ताइवान का दौरा किया, जिससे चीन में हड़कंप मच गया। चीनी शासन ने इस नवीनतम अमेरिकी यात्रा के साथ पास में सैन्य अभ्यास आयोजित करके अपनी जलन दिखाई। हाँ, जबकि अमेरिकी सांसद वहां मौजूद थे। चीनी शासन ने अभ्यास को संयुक्त युद्ध तैयारी गश्ती कहा। तुम्हें पता है, अगर युद्ध होता है ताइवान के पास किसी कारण के लिए, और ताइवान के रक्षा मंत्रालय के अनुसार चीन के पास ताइवान को अवरुद्ध करने की क्षमता है, एक गंभीर चुनौती। रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में PLA हमारे महत्वपूर्ण बंदरगाहों, हवाई अड्डों और आउटबाउंड उड़ान मार्गों के खिलाफ एक स्थानीय संयुक्त नाकाबंदी करने में सक्षम है। संचार की हमारी हवाई और समुद्री लाइनों को काट देता है और हमारी सेना के प्रवाह को प्रभावित करता है, आपूर्ति और रसद संसाधन। इससे ताइवान की अमेरिकी रक्षा बेहद मुश्किल हो जाएगी। अमेरिका द्वारा ताइवान का बचाव करने की बात करते हुए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि अगर ताइवान पर हमला हुआ तो अमेरिका और इस क्षेत्र में उसके सहयोगी कार्रवाई करेंगे। वह ये नहीं कह रहा है कि किस तरह की कार्रवाई। ये तो आश्चर्य की बात है। और ब्रेक के बाद चीन की सेना का विस्तार हो रहा है। वापसी पर स्वागत है। चीन की सैन्य शक्ति का विस्तार हो रहा है। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज की एक नई रिपोर्ट के अनुसार चीन का तीसरा विमान वाहक पोत 2022 की शुरुआत में लॉन्च हो सकता है। यह एक उपग्रह छवि है जिसे टाइप 003 कहा जा रहा है। विमान के लिए 2 कैटापल्ट लॉन्चर की वजह से यह चीन के पिछले वाहक से एक बड़ा अपग्रेड है। हालांकि भले ही यह जल्द ही लॉन्च हो, PLA नेवी में टाइप 003 को चालू करने और प्रारंभिक परिचालन क्षमता हासिल करने में अभी भी कई साल लगेंगे। रक्षा विभाग की इस नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका का मानना है कि वह 2024 में सेवा में प्रवेश करेगा। लेकिन यह आधुनिक विमान वाहक पोत चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए अमेरिकी सेना के साथ अंतर को पाटने की दिशा में एक बड़ा कदम है। डॉट की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चीन के पास अब दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है। चीन की वायुसेना इस क्षेत्र में सबसे बड़ी विमानन शक्ति और दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी विमानन सेना का गठन करती है। और चीन की रॉकेट फोर्स पारंपरिक और परमाणु सटीक हमलों में सक्षम है। हे भगवान, मुझे आश्चर्य है कि क्या चीनी शासन का किसी प्रकार का शत्रुतापूर्ण इरादा है। क्या वे संभवतः युद्ध की धमकी दे रहे हैं? 9. चलो वॉल स्ट्रीट को सुने और चीन में अपने निवेश को 3 गुना करें। जो चीन हमारा दोस्त है, वह शैली क्या है? आज रात कुछ परेशान करने वाली नई उपग्रह छवियां दिखाती हैं कि चीनी सेना लक्ष्य अभ्यास के लिए अमेरिकी युद्धपोतों के मॉकअप का उपयोग कर रही है। लक्ष्य में एक अमेरिकी विमान वाहक और 2 विध्वंसक के पूर्ण पैमाने के मॉडल शामिल है। पेंटागन के एक प्रवक्ता ने आज कहा कि अमेरिका चीन की कार्रवाइयों को लेकर चिंतित है। वाह, यह लगभग कुछ वर्षों के सस्ते मेड इन चाइना सामान की तरह है जो लंबे समय में इसके लायक नहीं था। हालांकि निष्पक्ष होने के लिए
एक अमेरिकी जहाज के एक नॉन मूविंग मॉकअप की शूटिंग करना, जो कि एक रेगिस्तान के बीच में है, शायद सबसे डराने वाली बात नहीं है। उस तरह का लक्ष्य अभ्यास रेगिस्तान के बीच में एक बैरल में मछली को गोली मारने जैसा है। हम चीन के रियल एस्टेट बाजार में आई अराजकता को कवर कर रहे हैं। यह एवरग्रांडे नामक कंपनी के इर्द गिर्द केंद्रित है। हांगकांग में सूचीबद्ध दिग्गज $300 बिलियन से अधिक की देनदारियों के साथ दुनिया की सबसे अधिक ऋणी कंपनियों में से एक बन गई है और यह से वापस भुगतान करने के लिए संघर्ष कर रही है, जिससे एक डिफॉल्ट की आशंका बढ़ रही है जो चीन की अर्थव्यवस्था के माध्यम से झटके भेज सकती है। और शिकागो विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्री के अनुसार चीन की अर्थव्यवस्था दीवार से टकरा रही है। यह 08 हाउसिंग क्रैश के समानांतर है। जब से वैश्वीकरण ने हम सभी को एक साथ बांधा है, एवरग्रांडे की चूक पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को झटका दे सकती है। वाह, यह लगभग कुछ वर्षों के सस्ते मेड इन चाइना सामान की तरह है जो लंबे समय में इसके लायक नहीं था। अब तक एवरग्रांडे के अरबपति संस्थापक व्यवसाय को उबारते रहे हैं, लेकिन यह लंबे समय तक काम नहीं करेगा। एवरग्रांडे अगले वर्ष के दौरान विदेशी निवेशकों के कारण लगभग $8 बिलियन मूल्य के ऋण दायित्वों को कम कर रहा है। लेकिन ब्लैक रॉक में हमारे दोस्तों, याद रखें, जिन लोगों ने हमें चीन में अपने निवेश को 3 गुना करने के लिए कहा था, उन्होंने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी हमें बचाएगी। उनके शीर्ष निवेशकों में से एक ने कहा, बैंकिंग प्रणाली सरकार द्वारा नियंत्रित होती है, सरकार का हस्तक्षेप है जो संभवतः आएगा। मेरी समझ में सरकार कार्य करेगी और मेरी समझ में यह स्थिर होगा। खैर, वॉल स्ट्रीट जर्नल से बात करने वाले सूत्रों के अनुसार बीजिंग अचल संपत्ति की दिग्गज कंपनी के नियंत्रित विस्फोट पर काम कर रहा है। घर खरीदारों और व्यवसायों को नुकसान सीमित करते हुए कुछ संपत्ति बेच रहा है। हुर्रे, हम बच गए, सिवाय विदेशी निवेशकों की तलाश करना प्राथमिकता नहीं है। ओह वाह, यह लगभग वैसा ही है जैसे कुछ वर्षों के सस्ते मेड इन चाइना सामान लंबे समय में इसके लायक नहीं थे। लेकिन चिंता न करें, विदेशी निवेशकों को उनकी तलाश के लिए चीनी सरकार की जरूरत नहीं है। वे पूरी तरह से जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं और वे क्या कर रहे हैं। और अधिक परेशान चीनी अचल संपत्ति ऋण खरीदना क्या गलत जा सकता है? आखिरकार ऐसा नहीं है कि गोल्डमैन सैक्स अपने ही पैसे से परेशान चीनी कर्ज खरीद रहा है। यह परेशान चीनी कर्ज को आपके पैसे से खरीद रहा है। देखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो गोल्डमैन को क्यों लगता है कि अब चीनी रियल एस्टेट ऋण खरीदने का समय आ गया है? क्योंकि उनका मानना है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी रियल एस्टेट सेक्टर को उबारने वाली है। गोल्डमैन चीनी सरकार के बांड भी खरीद रहा है। इसका मतलब है कि वे सीधे तौर पर चीनी शासन को फंडिंग कर रहे हैं। क्या किसी ने कभी सोचा है, शायद यह शासन में पैसा पंप करना बंद करने का समय है, जो सचमुच लक्ष्य अभ्यास के लिए अमेरिकी जहाजों के मॉकअप का उपयोग कर रहा है, गोल्डमैन नहीं। और ब्रेक के बाद शी जिनपिंग ने राष्ट्रपति बिडेन को सहयोग करने के लिए कहा। राष्ट्रपति बिडेन और चीनी नेता शी जिनपिंग के बीच एक नियोजित आभासी बैठक से पहले शी ने एक पत्र भेजकर कहा कि चीन आप सम्मान की शर्त पर अमेरिका के साथ काम करने के लिए तैयार है। उनके पत्र में कहा गया है, दोनों देशों को सहयोग से लाभ होगा और टकराव से नुकसान होगा। सहयोग ही एकमात्र सही विकल्प है। आप जानते हैं, जब दुनिया की सबसे बड़ी सेना को नियंत्रित करने वाला एक सत्तावादी नेता आपको सहयोग करने के लिए कहता है, इसका अर्थ है सहयोग करना। सौभाग्य से ऐसा नहीं लगता कि बाइडेन प्रशासन चीन की शर्तों पर सहयोग करने जा रहा है। उन्होंने चीनी सेना से जुड़ी फर्मों में निवेश पर ट्रंप युग के प्रतिबंध को बढ़ा दिया है। बिडेन ने यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को लिखा, पीआरसी पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना संयुक्त राज्य की पूंजी का तेजी से दोहन कर रहा है और अपने सैन्य, खुफिया और अन्य सुरक्षा उपकरणों के विकास और आधुनिकीकरण को सक्षम करने के लिए जो पीआरसी को सीधे अनुमति देना जारी रखता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की मातृभूमि और विदेशों में संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना को खतरा है। जून में वापस बिडेन ने वास्तव में 59 चीनी रक्षा और तकनीकी फर्मों के लिए प्रतिबंधों के दायरे का विस्तार किया, क्योंकि चूंकि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने मूल रूप से अमेरिका पर खुले तौर पर युद्ध की घोषणा की है, इसलिए हमें कम से कम उन्हें अपनी सेना बनाने में मदद करने की जरूरत नहीं है। और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ खड़े होने की बात करते हुए एनबीए खिलाड़ी एनेस कनेटर चीनी शासन के सबसे संवेदनशील विषयों के माध्यम से अपना मार्च जारी रखे हुए है। उनका नवीनतम कदम ताइवान को एक देश कह रहा है, साथ ही ये भी कह रहा है कि ताइवान कभी भी दुष्ट चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के सामने आत्मसमर्पण नहीं करेगा। और निश्चित रूप से पार्टी इससे नफरत करती है, लेकिन वे शायद इससे और भी ज्यादा नफरत करते हैं।
CNN के साथ एक साक्षात्कार में कैंटर ने चीन के सबसे वर्जित विषय का उल्लेख किया, जबरन अंग कटाई। मैं इस एकाग्रता शिविर की उत्तरजीवी के साथ बैठती हूँ और वह मुझे उन सभी भयानक कृत्यों के बारे में बता रही थी जो वे वहां कर रहे थे। इससे पहले कितनी बार उसके साथ बलात्कार और अत्याचार किया गया था, और वह मुझे अंग कटाई के बारे में बता रही थी, और वह मुझे निगरानी कैमरों के बारे में बता रही थी। इसलिए जब मैं इन कहानियों के बारे में सुनता हूँ तो मेरा मानना है कि भगवान ने मुझे उन सभी निर्दोष लोगों की आवाज बनने के लिए यह मंच दिया है जिनके पास आवाज नहीं है। जब कैंटर अंगों की कटाई कहते हैं तो वह जिस चीनी शासन का जिक्र कर रहे हैं वह सचमुच लोगों को उनके अंगों के लिए मार रहा है, जिसे वे फिर हजारों डॉलर में बेचते हैं। यह दशकों से हो रहा है और यह कोई काला बाजारी चीज नहीं है। सरकारी अस्पतालों में ऐसा होता है और पीड़ित वे लोग हैं जिन्हें उनकी मान्यताओं या उनकी जातीयता के लिए कैद किया गया है। मारे गए सबसे बड़े समूह फालुन गोंग, अभ्यासी और विगर हैं, लेकिन तिब्बतियों और घर के ईसाइयों को उनके अंगों के लिए भी मार दिया गया है। इस बारे में बात करने के लिए ईन्स कैंटर पर बहुत अच्छा है। आइए आशा करते हैं कि और लोग भी ऐसा करेंगे। आपको याद होगा पिछले साल हमने आपको झांगजान के बारे में बताया था। वह एक पूर्व वकील है और चीन के शुरुआती नागरिक पत्रकारों में से एक है जिन्होंने कोरोना वायरस के प्रारंभिक प्रसार की सूचना दी थी, जिससे पार्टी खुश नहीं थी। उन्होंने इसके लिए उसे 4 साल जेल की सजा सुनाई। जब कहा गया कि उसे कैद किया जा सकता है, झांग ईबल से एक अंश उद्धृत किया और कहा कि वह खुद को जेल में मरने की उम्मीद करेगी। खैर, दुर्भाग्य से वह अपनी भविष्यवाणी से बहुत दूर नहीं हो सकती है। उसके परिवार का कहना है कि वह सर्दी से नहीं बच पाएगी। उसकी दुर्दशा के बारे में ट्वीट करने के लिए उसके भाई ने चीन के इंटरनेट फायरवॉल को तोड़ दिया। वह भूख हड़ताल पर है। अधिकारी उसे जबरदस्ती खाना खिला रहे हैं। तभी वे आपके गले या नाक के नीचे एक ट्यूब डालते हैं और खारे पानी की तरह ऐसी चीजें डालते हैं जो वास्तव में आपके गले के नीचे पोषण नहीं करती है। यह यातना का एक रूप है। झांग 5 फीट 10 इंच लंबा है और अब उसका वजन केवल 88 पाउंड है। उसके भाई के अनुसार क्या कोई वास्तव में अब चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ सहयोग के बारे में बात कर सकता है? मुझे लगता है कि इस समय सीसीपी के साथ काम करना आपको सहयोगी नहीं बनाता है, यह आपको सहयोगी बनाता है। और इससे पहले कि मैं इंटरनेट छोड़ दूं, मैं एक प्रशंसक के एक प्रश्न का उत्तर दूंगा जो क्राउड फंडिंग साइटों पेट्रो या लोकल्स पर योगदान करके इस शो को संभव बनाता है। ब्रूस जॉनसन पैट्रियन पर पूछता है, अरे क्रिस, बहुत पहले नहीं, मुझे एक फैब्रिक शेवर की जरूरत थी। आप जानते हैं, वे आसान छोटे गैजेट जो कपड़े और फर्नीचर से टकराते हैं। मैंने फैसला किया कि मैं एक स्टैंड लेने और चीन में निर्मित नहीं खरीदने का प्रयास करूंगा। मैं केवल ऑनलाइन खरीदारी करने जा रहा था क्योंकि मैं पूरे शहर में ड्राइविंग करते हुए पूरा दिन नहीं बिताना चाहता था। परिणाम अच्छे नहीं रहे। 100% आइटम जहां मैं मूल देश की पहचान कर सकता था, सभी चीन में बने थे। क्या अमेरिकियों के पास चीनी निर्मित उत्पादों के विकल्पों की पहचान करने का कोई संसाधन है? यह बहुत आंखें खोलने वाला था। हाँ ब्रूस, ये एक बड़ी समस्या है। मैं शायद एक पूरा एपिसोड सिर्फ अमेज़न और चीन पर कर सकता था। क्या आप जानते हैं, चीन में स्थित विक्रेताओं ने अमेज़न के तीसरे पक्ष के बाजार में विकास का अनुपातहीन हिस्सा बढ़ाया है। और फिर आपके पास माइक्रोवेव जैसे मुद्दे हैं। मूल रूप से काउंटर टॉप माइक्रोवेव के सभी अलग अलग ब्रांड चीन में एक ही कारखाने में निर्मित। और जैसा कि हमने आज के बारे में बात की, कुछ वर्षों के सस्ते मेड इन चाइना सामान लंबे समय में इसके लायक नहीं थे। दुर्भाग्य से अभी चीन में बने उत्पादों के विकल्प खोजने का कोई अच्छा स्रोत नहीं है। उज्ज्वल पक्ष में चीजें चीन के बाहर बढ़ रही हैं। आप थाईलैंड, वियतनाम, भारत, यहाँ तक कि ताइवान में निर्मित अधिक से अधिक चीजें देखते हैं। लेकिन मैट, शेली और मैं लोगों की मदद के लिए ऐसा कुछ बनाने की बात करते रहे हैं। एक वेबसाइट और एक नए यूट्यूब चैनल की तरह जो लोगों को ऐसे उत्पाद खोजने में मदद करने के लिए समर्पित है जो चीन में नहीं बने हैं। क्या यह दिलचस्प लगता है? नीचे टिप्पणी करके हमें बताएं। आपके प्रश्न और आपके समर्थन ब्रूस के लिए धन्यवाद और देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप चीन को बिना सेंसर किए जारी रखने में मदद करना चाहते हैं तो आप पेट्रो पर योगदान कर सकते हैं या हमारे नए लोकल्स कम्युनिटी में शामिल हों। लिंक नीचे है।